वेलकम बैक एवरीवन। मीरा ज़ीशान की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुशामदीद। और बहुत सारी गुफ्तगू हमने से पहले की, बहुत सारी चीज़ें ख़बरों में भी हमें नज़र आ रही हैं। खिलाड़ियों के ऊपर बहुत सारे मसाइल आ रहे हैं, स्पेशली अगर हम बांग्लादेश की बात करते हैं। लेकिन उससे खेल पर किसी किस्म का कोई असर पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ में कितनी हकीकत है कितनी नहीं है ये तो हालात और वक्त सामने ले ही आते हैं। मगर अभी जो इम्पोर्टेंस है वो क्रिकेट की है और टेस्ट की है, जिसमें बहुत बेहतरीन कारकर्दगी हम पाकिस्तान की जानिब से भी देख रहे हैं और बांग्लादेश की जानिब से भी देख रहे हैं। और मैं बहुत खुशी से एक बात कहना चाह रही हूँ कि बहुत लंबे अरसे के बाद अगर हम देखें तो हमें पाकिस्तान की क्रिकेट में कुछ बेहतर नज़र आया। अगर हम टेस्ट की बात करते हैं, जिसमें रिजवान की शमूलियत पर भी सवाल उठ रहे थे, सरफराज की शमूलियत पर सवाल उठ रहे थे, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स जो कि जिनको हम समझ रहे थे कि शायद हम अगर बिल्कुल यंगस्टर्स के साथ जाते हैं तो रिजल्ट्स कुछ बेहतर हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने, क्योंकि सरफराज को भी मौका मिला नहीं है, लेकिन रिजवान ने बखूबी अपने मौके का फ़ायदा उठाते हुए अच्छी कारकर्दगी पेश की है। और इसी के साथ साथ हम आगे गुफ्तगू का सिलसिला बढ़ाते हैं। तो मेरे साथ मौजूद है नाज़रीन आप सबकी जान, क्रिकेट की शान हाफिज़ इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम, मेरा बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज़ साहब, क्योंकि हम हमेशा जब भी बात करते हैं तो बात करने के लिए हमारे पास जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो बहुत कम होती हैं। कोशिश करके हम पॉजिटिव चीज़ें ढूंढ निकालते हैं, मगर आज फाइनली वी हैव सो मच टू टॉक अबाउट कि अगर हम रिजवान की बात करते हैं, विकेट कीपिंग में देखें या हम बैटिंग में देखें, उन्होंने सबसे ज़्यादा स्कोर बनाया। लेकिन एक सवाल मेरे दिल में आ रहा है, जो कि बासित अली साहब ने भी उसको रेज़ किया है क्वेश्चन को, कि क्यों 200 बनाने देते हैं? मतलब देखें, एक अगर खेल रहा है और अच्छा खेल रहा है एक शख्स, तो उसको वो जा सकता था वहाँ तक, तो क्या आपको नहीं लगता कि जाने देते? देखें, 171 पर वो नॉट आउट गए हैं, उस पर गुफ्तगू हो रही है कि क्या उनको डबल सेंचुरी का मौका मिलना चाहिए था या नहीं मिलना चाहिए था। 29 रन बाकी थे। अब इसमें मुख्तलिफ आरा हैं, मुख्तलिफ ख्यालात हैं। जैसे आपने बासित साहब का जिक्र किया, बासित भाई का ये मानना है कि उनको मौका मिलना चाहिए था, कि वो अगर आउट हो जाते 200 से पहले तो और बात थी, उनके आउट पर डिक्लेयर किया जा सकता है। एक पहलू है ना, और दूसरा उनका ये ख्याल है कि उसको डबल 100 करने का मौका मिलना चाहिए था। क्योंकि पाकिस्तान ने जो बॉलिंग की दूसरे दिन में जब बॉलिंग के लिए आया तो 12 ओवर्स मेरे ख्याल पाकिस्तान ने किए थे, उसमें पाकिस्तान को विकेट मिला नहीं है। तो उनका ये उसके ऊपर नुक्ता नज़र है कि उसको मिलना चाहिए था मौका कि वो 200 रन कर जाता। अच्छी चीज़ होती है कि आपका कोई डबल 100 करता है बैट्समैन टेस्ट क्रिकेट में, तो पाकिस्तान में तो आखिरी मरतबा फिर लोग याद करेंगे ना कि कब कब, क्योंकि इतनी ज़्यादा बड़ी इनिंग्स पाकिस्तान की तरफ से होती नहीं है। तो ये एक अच्छी चीज़ थी एतमाद के एतबार से, सीज़न के आगाज़ के एतबार से, आपका रिकॉर्ड बुक्स में तारीख़ में आपका नाम जाता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप देखते हैं कि कप्तान, चूँकि इस टेस्ट मैच में पहले दिन का खेल हो नहीं पाया, सिर्फ मेरा ख्याल है लगभग 50 ओवर्स के करीब का खेल हो नहीं पाया, बारिश की वजह से आउटफील्ड गीला था। उस वक्त को शायद बचाने के लिए या उसके मुतबादल के तौर पर यह रास्ता इख्तियार किया गया कि जो डिक्लेयर कर दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के पास मौका था ना, अभी तो सिर्फ 6 थे, 448 पर 6 थे पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। तो ये एक उसके दलील है। दूसरा, हो सकता है कि टीम मैनेजमेंट ये सोच रही हो कि कुछ वक्त बाकी है, हम इसमें विकेट्स लेते हैं और अंडर प्रेशर लाते हैं बांग्लादेश को, और जो कि वो हुआ नहीं, विकेट्स नहीं मिले। तो बासित साहब का इस मामले में यही ख्याल है कि चूँकि विकेट मिले नहीं है पाकिस्तान को, तो जो करना चाहते तो वो हुआ नहीं है। इस वजह से अगर पाकिस्तान उनको 200 रन करने का मौका देता तो इसी वक्त में हो जाता। अब उसके 29 रन रिजवान के हैं, लेकिन उनके साथ साथ दूसरे ने भी बैटिंग करनी है ना, तो ये मतलब वो भी करता, साथ में जो दूसरा बैटर होता उसने भी बैटिंग करनी थी। तो कब आप स्ट्राइक पर आते हैं, कब नहीं आते हैं, आप 29 रन करने के लिए कितना वक्त लेते हैं, इसके बारे में फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये हो सकता है कि कैप्टन उसको टारगेट दे दे कि आपके पास इतना टाइम, अगर आप 200 तक जा सकते हैं तो चलिए हमने डिक्लेयर करना है। और दूसरा, सऊद ने भी इसके ऊपर गुफ्तगू की है, सऊद शकील जो हैं, जब वो मैच के बाद मेरे ख्याल आए थे, उन्होंने भी बात की। तो ये मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिस पे आप फ़ैसले के बाद गुफ्तगू कर सकते हैं, अपने अपने ख़यालात का इज़हार कर सकते हैं। अब 171 नॉट आउट है उनके, ठीक है, और 200 करते तो वो भी नॉट आउट होता, तो उसी वक्त डिक्लेयर कर देते। तो ये मुख्तलिफ राय है लोगों की इसके ऊपर। अब कप्तान, लेकिन उसके बाद जब वो अगले दिन, आज के दिन में जब वो आए हैं, पाकिस्तान फील्डिंग के लिए आया, तो उन्होंने कैच जो पहली विकेट ली है और बहुत शानदार अंदाज में उन्होंने फर्स्ट स्लिप से उन्होंने वो कैच लिया, डाइव किया उन्होंने अपनी, किधर खड़े हुए थे, इधर बाईं तरफ को डाइव किया उन्होंने अपनी, जहाँ पर बाबर आजम का डाइव किया था बांग्लादेशी विकेट कीपर, वही उन्होंने लेफ्ट साइड पे डाइव किया, और बाबर थे मेरा ख्याल फर्स्ट स्लिप में, वो उन्होंने कैच लिया, बड़ा शानदार कैच लिया। और उस गेंदबाजी को आप सब के सब को अगर दोबारा
नज़र में लाएं तो वो बहुत शानदार मंजर था। जिस तरीके से खिला रहे थे नसीम शाह, बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने गेंदबाजी की इब्तिदा में जब वो बॉलिंग करने के लिए आए, तो वो एक अच्छा मंजर था। जैसे उन्होंने कैच किया, जैसे बाबर कैच हुए, वैसे ही बिल्कुल एक बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने कैच लिया। तो उनको सुपरमैन भी कहते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन ये सब चीज़ें उसी वक्त होती हैं जब आपकी परफॉर्मेंसेज हो रही होती हैं। 171 नॉट आउट, पाकिस्तान की पहले विकेट उनके कैच के ऊपर, तो वो क्रेडिट है उनका कि उन्होंने भी रन्स किए, सऊद ने भी रन्स किए, और पाकिस्तान एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पर डिक्लेयर करने के बाद पाकिस्तान मैच में कम अज़ कम अब तक जो है ना वो महफूज है। तीसरा दिन है। और अगर हम बैटिंग की भी बात करते हैं, कल का दिन बहुत अच्छा था क्योंकि बहुत मुश्किल, बहुत देर तक जो है वो मुश्किल टाइम दिया है, टफ टाइम दिया बांग्लादेश को पाकिस्तान ने, विकेट नहीं हाथ से जाने दी। साउथ शकील स्पेशली, क्योंकि मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाह रही थी साउथ शकील को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा कर नहीं सके वो, लेकिन अब पाकिस्तान में होम ग्राउंड्स भी थी और दूसरा निस्बतन आसान हरीफ था, तो साउथ शकील ने भी बहुत अच्छी कारकर्दगी जो है अपनी दिखाई है। हाफिज़ साहब, बॉलिंग की बात करना चाहेंगे क्योंकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शाहीन शायद कहीं ना कहीं किसी इंजरी का शिकार हैं, उनका बॉल बाउंस नहीं कर रहा है। बाकी अगर हम बॉलर्स की बात करते हैं, वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अच्छा भी खेल रहे हैं, नसीम शाह भी खेल रहे हैं। शाहीन की थोड़ी सी फॉर्म जो है उसमें प्रॉब्लम है, या इज़ दिस द पिच जिसकी वजह से उनका बॉल बाउंस नहीं कर पा रहा? देखिए, अगर पाकिस्तान की जब इस तीसरे दिन में पाकिस्तान ने अपनी बॉलिंग शुरू की है, कल के दिन के ओवर्स को छोड़ दें तो आज जिस तरीके से पाकिस्तान ने बॉलिंग शुरू की उसमें शाहीन थोड़ा शॉर्ट थे, वो थोड़ा पीछे बॉल कर रहे थे। नसीम शाह उससे मुख्तलिफ अंदाज में गेंदबाजी कर रहे थे, उनका चैनल डिफरेंट था। आप जब 3-4 स्लिप्स लगे होते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि आप बैट्समैन को ड्राइव खिलाएं और आप उसकी विकेट हासिल करें, क्योंकि ये जो कैचिंग पर आपने फील्डर्स खड़े हुए हैं, इनका एक मतलब यही होता है और मकसद यही होता है कि बॉल अगर हवा में जाता है तो वो आपके लिए अगर अपॉर्चुनिटी निकलती है तो वो उससे फ़ायदा उठा पाएँ। शाहीन के बॉल शॉर्ट थे, पीछे थे थोड़ा, और उन्होंने उतना ज़्यादा आगे खिलाया नहीं, और जो कैच निकला भी है, जिस तरह से विकेट मिली है उनको नसीम शाह को जिस पर रिजवान ने कैच लिया है, तो वो बॉल भी आप देखें कि विकेटों के पीछे गया है, और वो उस एरिया में था जहाँ पर बैट्समैन उसको खेलने के लिए जाता है। उस वाली जगह पर उतना ज़्यादा अच्छा कंट्रोल के साथ वो बॉल नहीं कर पाए हैं। पेस 135 के ऊपर जा रहे हैं वो, और उनकी यही पेस है, वो 35 के 140 को टच करेंगे, तो पेस के एतबार से तो वो ठीक उस जगह पर हैं। अब पिच में उतना ज़्यादा बाउंस नहीं है या उछाल नहीं है उतना, हाँ कभी कभी ज़रूर होता है। जो उन्होंने बाउंसेस किए वो भी मौसर नहीं थे। उसकी निस्बत अगर आप नसीम को देखेंगे, इवन अगर सब में से जितनी भी बॉलिंग मैंने देखी है, चारों फास्ट बॉलर्स में से अगर किसी ने बाउंसर भी अच्छा किया है तो वो नसीम है, और अगर किसी ने चैनल इस्तेमाल किया इब्तिदा में वो नसीम ही थे। खुर्रम ने भी कंट्रोल के साथ बॉलिंग की। ये जो खुर्रम और मोहम्मद अली पर आगे चलकर बात करते हैं, लेकिन जो शाहीन और नसीम का है, उन दोनों में उस हिस्से में जब पाकिस्तान ने आज तीसरे दिन के खेल का आगाज़ हुआ है तो नसीम ज़्यादा कंट्रोल के साथ बॉल कर रहे थे, उनका सीम भी लग रहा था। शाहीन के केस में ये नहीं था। उनके जो शॉर्ट बॉल थे, जो उन्होंने बाउंसर करने की कोशिश की, वो भी उस जगह पर नहीं थे जहाँ पर बल्लेबाज को मुश्किलात होती। अब साहब, वेदर भी तो कुछ डिस्टर्ब सा है, हो सकता है वेदर कंडीशंस भी आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रही हैं, आप उस तरह से फॉर्म में नहीं आ पा रहे? नहीं, देखें, ये वेदर कंडीशंस इस केस में नहीं है कि आप अगर अच्छी जगह पर बॉल ना कर पाएँ तो इसमें मौसम नहीं है, ना पिच इसमें असरअंदाज है। ये तो आप किस हिकमत अमली के साथ बॉल करते हैं। देखें ना, उसी पिच के ऊपर दूसरे एंड से नसीम बॉल कर रहे हैं ना, और उनके बाद खुर्रम और मोहम्मद अली आते हैं, वो भी कर रहे हैं। तो उनके चैनल को अगर आप देखते हैं, इनके आप जो एरियाज जहाँ पे वो बॉल करते हैं, तो आपको लगेगा कि मुख्तलिफ हैं, थोड़े फ़र्क है। कट हुआ बॉल जब खुर्रम ने आउट किया शांटू को, तो वो अगर उससे पीछे होता बॉल, तो वो डेफिनेटली वो स्टंप्स को हिट ना करता ना। बिल्कुल। तो आपको उस चैनल की ज़रूरत होती है जहां से आप बॉल मिस करें और वो अंदर आता है, तो भी आपके पास मौका हो विकेट हासिल करने का। और अगर आपका उस जगह पर बॉल पड़ा जहां पर बैट्समैन उसको ड्राइव करने के लिए गया, तो आउटसाइड एज के चांसेस हों और वो स्टंप्स के पीछे जाए, स्लिप में चला जाए, विकेट कीपर के पास चला जाए। तो उस एरिया में जो था वो उतना कंट्रोल नहीं था। इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोई भी वेदर सिचुएशन है या पिच से कोई ताल्लुक नहीं है, वो उनका अपना कंट्रोल है। और पाकिस्तान चूंकि टेस्ट क्रिकेट काफ़ी वक्त के बाद खेल रहा है, पाकिस्तान कम टेस्ट क्रिकेट खेलता है, ये भी एक मसला है। लेकिन शाहीन, नसीम, ये पाकिस्तान के तजर्बाकार बॉलर्स हैं, पाकिस्तान के
नुमाया गेंदबाजों में से हैं। इनको तो आगे बढ़कर ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करने की ज़रूरत है। अच्छा, ना इसमें वेदर है, ना इसमें पिच क्या है, और ना इसमें कोई और चीज़ कह सकते हैं आप। ये बुनियादी तौर पर उनकी लाइन का मसला रहा है गुज़िश्ता कुछ अरसे से, अगर हम देखते हैं, जहाँ पर इवन T20 और वनडे क्रिकेट में भी इसका मसला रहता है। अच्छा, वेरी वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, क्योंकि ये एक कन्फ्यूजन मेरे माइंड में भी थी, बहुत सारे लोगों के माइंड में होगी, लेकिन इसी कन्फ्यूजन के साथ अभी हमारी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमें ज्वाइन किया नाज़िन माजिद भट्टी साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और बहुत बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप माजिद साहब? जी वालेकुम अस्सलाम, आपने बुलाया है बहुत देर से। अरे हम तो आपको बुलाते रहते हैं, आपके पास वक्त ही कहाँ होता है, मसरूफ हैं आप। जैसे पाकिस्तान ने क्रिकेट को मसरूफ कर दिया ना, डोमेस्टिक इतना लंबा सीजन 3-3 दिन के गैप के साथ, इसी तरह आप भी मसरूफ हैं। देखिए, मसरूफियत तो खैर पिछली 3-4 दहाइयों से चल रही है, लेकिन ये जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट को हमने जहां उलझा दिया है, हाँ। अब हाफिज साहब की मैं गुफ्तगू सुन रहा था, माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से बॉलरों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन मैं इसी टेस्ट मैच का एक दूसरा पहलू आपके सामने रखता हूं। बिल्कुल कि हमने पहले तो पाक रूपी में आगा जाहिद साहब को हमने हेड क्यूरेटर कई सालों से रखा। हमारे टेस्ट क्रिकेटर हैं आगा जाहिद, उन्होंने अच्छी पिचेस बनाई। अब हम डॉलरों में लेकर आए हैं ऐसे वक्त में जबकि पाकिस्तान में जर मुबादला की कमी है। टोनी हेमिंग साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ क्यूरेटर बने, ये क्या पिच बनी है, मुझे कोई ये तो जवाब दे दे। मेरा ख्याल आगा जाहिद साहब इससे बेहतर पिच तैयार कर सकते थे। तो मेरे ख्याल में हमें ये रमीज राजा के दौर में भी एक बात चली थी कि भाई ऑस्ट्रेलियन मट्टी से, वो मुझे याद है पोर्ट कासिम पे वो शिप खड़ा रहा, फिर पता नहीं उस मट्टी का क्या बना। जब मोहसिन नकवी साहब ने एक कराची में PSL फाइनल वाले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उन्होंने कहा था कि वो कोशिश कर रहे हैं कि लाहौर में उस मट्टी से एक पिच बनाए। लेकिन इस तरह की पिचेस पे देखें, अब 2 दिन क्रिकेट बोर्ड ने फ्री कर दिया क्रिकेट स्टेडियम कि भाई आप आए, आखिरी 2 दिन वीकेंड पे फ्री में टेस्ट मैच देखें। लेकिन जिस क्वालिटी की हम क्रिकेट दिखा रहे हैं लोगों को, क्या हम लोगों को ग्राउंड में लाने में कामयाब हो सकेंगे? तो मतलब वो जो आपका सवाल था ना आने का, वो तो खैर अपनी जगह, लेकिन ये जिस तरह के अब क्रिकेट के मामलात है, हमारी दुकान भी तो ज्यादा चमक रही है ना, इतने मौके, इतनी हॉट वॉलीज मिल रही हैं कि हम क्या करें। अच्छा, वैसे जैसे मेरे भट्टी साहब ने जिक्र किया ना पिच का, टोनी हेमिंग का, ये भी जब राज खुलेगा, हो सकता है भट्टी साहब भी किसी दिन खोल दें कि कितने डॉलर्स में है, तो वो भी एक ब्रेकिंग होनी है। एक दूसरा ये कि जैसे अभी वैसे हाफिज साहब मुझे कंफर्म नहीं पता, लेकिन $10,000 से कम नहीं होगा, या ज्यादा ही होगा शायद उससे। भट्टी साहब बिल्कुल करीब करीब ही हैं। हाय हाय। इसका मतलब आपको पता है। ठीक है, तो ये देखिए, अगर आज के दौर में मतलब आपका अगर कोई लोकल क्यूरेटर है, देखिए ये पिच है ना, और 2-3 चीज़ें भट्टी साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट की हैं। एक तो आपका ये पिच अगर गैर मुल्की क्यूरेटर ने आकर, ना तो उसने धूप अपने साथ लेके आनी है, ना उसने बारिश अपने साथ लेके आनी है। आप अपने कप्तान से या टीम मैनेजमेंट से या खुद क्रिकेट बोर्ड से पूछे, क्या वो अफोर्ड करते हैं पिचेस वो जिनके ऊपर के रिजल्ट ओरिएंटेड हों और वो आपके हारने के इम्कानात हो जाएं। ठीक है, रमीज राजा साहब के दौर में इन्हीं पिचेस को बिल्कुल डेड बना दिया गया। हाँ। बिल्कुल फ्लैट, मतलब बैटिंग पैराडाइज कर दिया गया ना, तो उससे क्या आप बच गए, हार तो आप फिर भी गए। तो ये जो टोनी हेमिंग वाला केस हुआ है ना पाकिस्तान के क्रिकेट में, हम देखिए, हम पता नहीं क्यों इस मोहब्बत में गिरफ्तार हैं कि हमने जैसन को ले आए, टिम नीलसन को ले आए, और अब हम टोनी हेमिंग को भी ले आए हैं, तो फिर प्लेयर्स भी बाहर से ले आए। और जिस तरीके से इन्होंने, भट्टी साहब ने आगा साहब का जिक्र किया है, जिस तरीके से आगा साहब को इन्होंने घर भेजा है या उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया है, एक शख्स अगर कोई 25-30 साल, 35-40 साल किसी इदारे के साथ वाबस्ता रहे और उन्होंने मुख्तलिफ हैसियतों में काम किया हो, तो आप उसको ऐसे खुदा हाफिज कहेंगे जैसे उनको कहा गया है? कुछ तो मतलब है कि आपको कर्टसी दिखानी चाहिए। हाँ। ना, कुछ तो आपको दिखानी चाहिए थी। ये एक और डिबेट और तरफ निकल जाएगी, लेकिन जो भट्टी साहब ने कहा, ये बिल्कुल सवाल है कि ये पिच जो है बनी है, इसका जिम्मेदार कौन होगा, क्योंकि इस पे बताया गया था कि ये टॉप ग्रीन है, ग्रीन टॉप है, इस पे 4 फास्ट बॉलर्स हैं और बॉल जो है ना वो कभी टखनों पे पकड़ रहा है कीपर, कभी बमुश्किल वो अपने घुटनों पे जा रहा है। जहाँ तक जो ऑस्ट्रेलियन मट्टी का ताल्लुक है, भट्टी साहब एक पिच बनाया था यहाँ पर गद्दाफी स्टेडियम में ना, उस ऑस्ट्रेलियन मट्टी से, और मेरा ख्याल आज तक उस पर मैच नहीं हुआ।
भट्टी साहब, जैसे हाफिज साहब ने भी एक पॉइंट रेस किया है, मैं मेरे माइंड में एक सवाल आ रहा था कि आपने इतना ट्रस्ट किया और जब ये क्यूरेटर लाए गए तो उस वक्त ये कहा गया कि जी बहुत अच्छा हुआ है, पाकिस्तान में इतने अरसे से एक ही जो है वो आपने क्यूरेटर लगाए हुए थे जिनको पिचेस का कोई ख्याल नहीं था, अब पाकिस्तान में कुछ नया होगा, अब अच्छा होगा। तो ये जो हम इतनी एक रिस्क लेते हैं और उसके बाद वो हम जिम्मेदारी डाल देते हैं एक नए बंदे पर, वो कहते हैं ना पुराना 100 दिन और नया 9 दिन, तो ये सारी जो सिचुएशन है उस वक्त तो हम बड़ी खुशियां मना रहे थे कि नहीं नहीं अच्छा हो गया, एक नया बंदा आया, वो नए माइंडसेट के साथ आएगा। देखें, पिच बनाना भी एक साइंस है। मुझे याद है 99 में जब मुजीबुर रहमान पीसीबी के चेयरमैन बने, वो कहते थे कि पाकिस्तान में क्यूरेटर्स नहीं है, हमने मालियों को रखा हुआ है क्रिकेट की पिचेस बनाने के लिए। चलें, ये भी एक साइंस है। टोनी हेमिंग ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, वो ज्यादा क्वालिफाइड होंगे, लेकिन असल मसला टोनी हेमिंग या आगा जाहिद का नहीं है, असल मसला हमारी मट्टी का है। अगर आपको याद हो कि रमीज राजा ने जब वो चेयरमैन थे, उन्होंने कहा था कि जी हमारे यहाँ तो नंदीपुर से मट्टी आती है। उन्होंने केपीके के 1-2 इलाकों से भी मट्टी को मंगाकर सॉइल टेस्टिंग की कि शायद उससे कोई जानदार पिचेस बन जाए। तो दुनिया में आप बांग्लादेश देख लें, श्रीलंका देख लें, मैं अपने पड़ोस की बात कर रहा हूँ, इंडिया देख लें, वो अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक अपने क्यूरेटर से पिचेस बनवाते हैं। तो इन पिचेस में कोई ऐसी इस मट्टी में जान नहीं है कि ये मट्टी जो है यहाँ पर हमें पर्थ की पिच बना दे। लेकिन एक और बात ये है कि ऑस्ट्रेलिया में जहां पर तेज पिचेस बनती हैं, या इंग्लैंड जैसा मुल्क जहां पर सीमिंग ट्रैक होते हैं, वो भी एक एक स्पिनर को डालते हैं। हमने चारों फास्ट बॉलर डाल दिए। मुझे याद है हाफिज साहब, 1998 में कराची में टेस्ट मैच हुआ पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का, तो पाकिस्तान ने 4 स्पिनर्स खिला दिए, सकलैन मुश्ताक और मुश्ताक अहमद के साथ। 2 और स्पिनर थे, एक पिंडी का लेफ्ट आर्म स्पिनर था, उसका डेब्यू था, एक कोई और शायद अरशद खान खेला था। तो ये उसी तरह का तजुर्बा किया गया कि बजाय 4 स्पिनर खिलाए, वो टेस्ट मैच भी ड्रॉ हुआ। इस पिच में भी जान नहीं है। गेंद वो जिस तरह हाफिज साहब कह रहे हैं कि हाँ, वेयर एंड टेयर अगर बहुत ज्यादा आ जाए आखिरी 2 दिनों में, तो फिर हो सकता है कि ये मैच फैसला कुन हो। लेकिन जिस तरह की बैटिंग हो रही है, जिस तरह की क्रिकेट हो रही है, मुझे नहीं लग रहा ये मैच फैसला कुन हो सकेगा। बिल्कुल सही है। अच्छा हाफिज साहब, जिस तरह से भट्टी साहब ने एक पॉइंट रेज किया, इससे एक और भी सवाल उठता है कि चलें पिच तो बन गई, जैसी भी बन गई, ऑस्ट्रेलवी मंत्र पढ़ दिया गया ऊपर, लेकिन रियलिटी में वैसा कुछ नहीं हुआ। पिच रीड करना भी तो एक साइंस है। आपको लगता है कि जो पिच रीड की गई है वो भी ठीक तरीके से रीड की गई है? देखिए, ये दोनों ने मिस रीड कर दिया ना फिर, क्योंकि पाकिस्तान ने अगर 4 फास्ट बॉलर्स खिलाए कि यहाँ पर पेस और बाउंस होगा, तो बांग्लादेश ने टॉस जीता, पेस और बाउंस पाकिस्तान के एतबार से 4 फास्ट बॉलर्स के नज़र नहीं आया। तीसरा दिन का अख्ताम की तरफ बढ़ रहे हैं हम आज, और 40 ओवर्स से कम ओवर्स का खेल बाकी है और 4 विकेटें भी गिरी हैं, 200 से ज़्यादा रन बांग्लादेश ने भी स्कोर कर लिए हैं। आप अपने 4 फास्ट बॉलर्स के साथ खेल रहे हैं, तो वो वाला पेस और बाउंस तो नज़र नहीं आया। बांग्लादेश ने भी मिस रीड कर दिया, क्योंकि वो टॉस जीतकर बॉलिंग पर चले गए, तो उनको भी वो फ़ायदा वो भी नहीं ले सके, क्योंकि पाकिस्तान ने 448 कर दिया 6 विकेटों के नुकसान पर, और डिक्लेयर करना पड़ा। तो दोनों ने मिस रीड किया। तो पिच रीड करना आर्ट है, लेकिन जो बुनियादी आर्ट से महरूम हो, जो पिच तक लेके आता है, वो पिच रीड कैसे करेंगे? जैसे भट्टी साहब ने मट्टी का जिक्र किया कि ये जो पाकिस्तान में क्रिकेट करवा रहे हैं लोग, क्या ये वाकयातन क्रिकेट के बारे में उतनी समझ बूझ रखते हैं या नहीं रखते हैं? अब अगर आप कोयटा में जाएंगे तो वहां पर आपको पेस एंड बाउंस मिलेगा, इस्लामाबाद में आप जाएंगे आपको वहां पर भी पेस एंड बाउंस मिलेगा। तो ये पाकिस्तान तो मतलब बहुत अच्छा मुल्क है क्रिकेट के एतबार से। सारी दुनिया में जो क्रिकेट होती है वो आपको ऑस्ट्रेलियावी पिचों पे तो नहीं मिलती ना। ऑस्ट्रेलिया आपको डिफरेंट कंडीशंस मिलेंगी, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में, बांग्लादेश में, आपको इंग्लैंड में। तो इनको क्या खबत है कि सिर्फ पर्थ ही बनाना है सारी पिचेस को, ठीक है? तो क्या ऑस्ट्रेलिया अपनी पाकिस्तान में वैसे पेस और बाउंस इस्लामाबाद और पिंडी में ही मिलता है। और वो किसी से पकड़ा भी नहीं जाता। वो ऐसे, वो जिसको मिल जाए वो आगे निकल जाता है। तो देखिए, अच्छा ये बात मेरी समझ से बाहर है। अगर जो आप चाहें कि क्रिकेट अच्छी करवानी है, देखें भट्टी साहब ने वो सारी 2000 की दहाई ना गुज़िश्ता बरसों में, अगर हम देखते हैं ना कि होम जो क्रिकेट पाकिस्तान ने की है, जो होस्ट किया पाकिस्तान ने,
गुज़िश्ता 20-25 बरस में, 30 बरस में वो दहाई बड़ी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी टीमें पाकिस्तान आकर खेली, इंडिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका। आप देखें कि टेस्ट मैचेस के फैसले होते रहे। 2005 में जब इंग्लैंड पाकिस्तान आया था ना, तो 17 आउट किए थे 3 टेस्ट मैचेस में शोएब अख्तर ने। मोहम्मद आसिफ ने कराची टेस्ट मैच में, भट्टी साहब उस टेस्ट मैच को कवर कर रहे होंगे जब इंडिया के टॉप बैटर्स को उनके विकेटें उड़ाई थी, तो क्या वो मट्टी ऑस्ट्रेलिया से आई थी? ठीक है। और वो जो शोएब अख्तर ने जहां पर आउट किए इंग्लैंड के, और उन प्लेयर्स के अगर आप नाम लेना शुरू करें ना, एक से एक बढ़ के प्लेयर था साउथ अफ्रीका की टीम में, इंग्लैंड की टीम में, इंडिया की टीम में, वेस्ट इंडीज की टीम में। वेस्ट इंडीज की टीम भी आई थी उसी दहाई में पाकिस्तान, जब मोहम्मद यूसुफ ने 1788 रन का मेरा ख्याल रिकॉर्ड कायम किया था, वो उसी दौर में हुई है। तो क्या वो सेंचुरियां, जो विकेटें हैं, वो मट्टी से वहां से आई हैं? आप पिच बनाने के लिए जो आप कराची टेस्ट की बात कर रहे हैं ना जी, उसमें इरफान पठान ने शायद पहले ही ओवर में हैट्रिक की और पाकिस्तान के 46 पर 6 आउट हो गए। और नेशनल स्टेडियम के जो क्यूरेटर थे एहसान आराई, वो डर के मारे एक कमरे में छुप गए कि यार 46 पर पाकिस्तान के 6 आउट हो गए, शहरियार साहब मुझे आज नौकरी से ना निकाल दें। फिर वहां पर यूनुस खान, फैसल इकबाल और शायद कोई मोहम्मद यूसुफ ने सेंचुरी बनाई थी, फिर मोहम्मद आसिफ ने पाकिस्तान को टेस्ट मैच जितवाया। अब देखें कि वहां पर इंडिया की बॉलिंग ने भी आउट किए, पाकिस्तान ने भी आउट किए। तो क्या ये पिच बनाने के लिए आपको सबसे पहले जो टीम मैनेजमेंट है और क्रिकेट बोर्ड है, इसको कुछ हौसले का मुजाहरा करना पड़ता है। आप बनाएं यार, उनको इजाजत दें। यहाँ पर तो जो गुज़िश्ता 5-7 वर्ष में क्रिकेट हुई है ना, वो तो सबसे पहले क्यूरेटर के दिमाग पे चढ़ जाते होंगे। वो पायना कहा छाड़ देता है तुसी, वो पायना कहा छाड़ देता है, उड़ाओ इसको उड़ाओ, तो समझ भी नहीं आती होगी क्या बात हो रही है। तो मट्टी एक वजह हो सकती है, लेकिन ये वो सारी उसके ऊपर गालिब नहीं है। ये खुद भी लोगों को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये फैसला करने की जरूरत। बिल्कुल भट्टी साहब ने वो इशारा ठीक किया, उठाया जो उस वक्त कि क्या आप ये क्रिकेट दिखाकर लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे तो लोग नहीं आएंगे। लोग जो है अच्छी क्रिकेट देख, यही पेस और बाउंस हो, बॉल सीम हो रहा हो, आपको नजर आ रहा हो ना कि एक बड़ी शानदार किस्म की दोनों में जंग चल रही है बॉल और बैट में, तो लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं। जैसे भट्टी साहब ने कितना दिलचस्प बताया है, ये उन तमाम लोगों के लिए है। वो क्यूरेटर ने तो अच्छा पिच बनाया है, अब आउट हो गए हैं तो वो बेचारा अपनी नौकरी के पीछे वो छुप गया कि यार मेरे लिए तो मुसीबत बन जाएगी। तो ये कौन इतना जिगरा दिखाएगा जी? आप उनको कहेंगे अच्छी पिच बनाएं, ठीक है, टेस्ट मैच का नतीजा जो होगा सो देखा जाएगा। देखिए ना, म्यार की बात है ना, म्यार का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। भट्टी साहब पहले 50 रुपये लगाए थे, अब उसके बाद अब फ्री कर दिया है, तो भी कोई देखने के लिए नहीं आ रहा है। क्या रीज़न है? ऐसी क्या कमी कोताही रह गई है? आपको नहीं लगता हम मटीरियलिस्टिक चीज़ों के अंदर घुस कर हमने क्रिकेट का म्यार ख़त्म कर दिया है? हम प्लेयर्स बनाने की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम पिचेस बनाने की तरफ जो है वो अब ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। देखिए, हाफिज इमरान साहब तो माशाल्लाह अच्छी शेर व शायरी करते हैं। मुझे ज्यादा अशार नहीं आते, लेकिन इस मौके की मुनासिबत से एक शेर मेरे जहन में आ रहा है कि वो शायर ने क्या खूब कहा था कि गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया। तो आप 50 रुपए टिकट रख लें या फ्री रख लें, भाई अगर क्वालिटी क्रिकेट आप दिखाएंगे तो लोग 5,000 का टिकट भी खरीद कर मैच देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन और होता ही ऐसे वहां पर एंटरटेनमेंट भी तो हो ना। अब वहां लोगों को सहूलतें नहीं है, टॉयलेट्स नहीं होते, खाने पीने के लोगों को मसाइल हैं। टेस्ट मैच सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक चलता है, 7-8 घंटे ग्राउंड में गुजारना मजाक नहीं है। हमारे जो वीआईपीज हैं या मीडिया के जो दोस्त हैं, वो तो प्रिविलेज क्लास में एयर कंडीशन बॉक्सेस में बैठकर अच्छी जगहों पर मैचेस देखते हैं, लेकिन भी मौजूद नहीं है वहां पर। की हैसियत से अगर आप देख लें तो स्टेडियम में वैसी सहूलतें नहीं। अब कहा जा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी के मौके पर हम वो सहूलतें देने में कामयाब हो जाएंगे। माजी में भी बहुत सारे ऐसे दावे हुए, लेकिन चलें हम मोहसिन नकवी साहब की बात पे एतबार कर लेते हैं कि भाई इस बार स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम बन जाएंगे और पाकिस्तान भी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका की तरह एक वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन कैच 22 सिचुएशन है, टाइम बहुत कम है। इतने कम टाइम में मॉनसून का सीजन चल रहा है, आगे सर्दियां शुरू हो रही हैं, दिन छोटे हो जाएंगे। सर्दियां आपको पता है कि रात में काम करना सही बात है। पंजाब में, इस्लामाबाद और पिंडी और लाहौर में तो बहुत मुश्किल है। तो मेरे ख्याल में बहुत एक मुश्किल टास्क है, नामुमकिन नहीं है लेकिन मुश्किल जरूर है। लेकिन भट्टी साहब वो तो कह रहे हैं परेशानी सिर्फ बस 4-5 माह की है, मजीद इसके बाद तो सुकून ही सुकून है। चले जी, अगर 4-5 माह हम तकलीफ बर्दाश्त कर लेते हैं
हमने तो वैसे कई दहाइयां बर्दाश्त कर ली और कर लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये प्लानिंग अगर पीसीबी ने की है, बहुत अच्छी प्लानिंग है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बहुत पहले ये सारी चीजें हो जानी चाहिए थी ना। अब कराची में एक दिन टिकट बिकना शुरू हुए, अगले दिन ऐलान हो गया कि नहीं जी अब तमाशाइयों के बगैर टेस्ट मैच होगा। 3 दिन बाद फिर कहा गया कि टेस्ट मैच पिंडी शिफ्ट हो रहा है। मैं आपको ये भी एक ब्रेकिंग बता दूं कि इंग्लैंड का जो पाकिस्तान इंग्लैंड का जो कराची टेस्ट है वो भी अब कराची में नहीं होगा, वो टेस्ट भी या मुल्तान में होगा या पिंडी में होगा। अब देखिए हमारी 25 करोड़ की आबादी वाला मुल्क और हमारी आज क्रिकेट 2 ग्राउंड तक महदूद है, पिंडी और मुल्तान। कराची में काम हो रहा है, लाहौर में काम हो रहा है, अरबाब नियाज स्टेडियम परवेज खटक जब चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त से रेनोवेशन या कंस्ट्रक्शन हो रही थी, आज तक वो ग्राउंड कंप्लीट नहीं हुआ। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद, शेखुपुरा, सियालकोट, गुजरांवाला, हैदराबाद, ये हमारे 5 इंटरनेशनल सेंटर खंडर में तब्दील हो गए। तो ये भी देखें, क्रिकेट बोर्ड को तो हम क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं और जो सिटी गवर्नमेंट्स जिनके अंडर में ये स्टेडियम आते हैं उन पे भी सवाल उठता है कि भाई उन्होंने इन स्टेडियम को खंडर में क्यों तब्दील होने दिया। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद तो बहुत खूबसूरत ग्राउंड होता था, लेकिन आज जो मैं पढ़ रहा हूँ मीडिया में वो तो कहा जा रहा है, हाफिज साहब शायद पिछले दिनों कहीं फैसलाबाद गए हो तो ये बेहतर उसकी तस्वीर कशी कर सकते हैं कि वो तो खंडर में तब्दील हो चुका है। बिल्कुल। और भट्टी साहब वैसे आपको पता है, क्योंकि आपने तो फैसलाबाद में कवर भी किया होगा ना, वो तो सारा कमर्शियल एरिया ना वहाँ पे, जहाँ पे इकबाल स्टेडियम है, फूड स्ट्रीट है। हाँ फूड स्ट्रीट, बिल्कुल वहाँ की फूड स्ट्रीट है। भट्टी साहब ये जो अभी आपने मीरब भट्टी साहब ने बात की ना ये इंग्लैंड वाले टेस्ट मैचेस की, तो उसमें कुछ ब्रॉडकास्ट के भी इश्यूज आ रहे हैं भट्टी साहब इंग्लैंड वाली सीरीज के मामले में, ये भी आपके ख्याल में कुछ परेशान कुन है? देखिए ब्रॉडकास्ट तो इंग्लैंड का मीडिया कल रिपोर्ट कर रहा था कि अभी तक इंग्लैंड में जिसको होम ऑफ क्रिकेट कहा जाता है वहां पर किसी टेलीविजन चैनल ने या किसी टेलीविजन नेटवर्क ने पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज खरीदी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि जल्दी उसके राइट्स बिक जाएंगे। तो मेरे कहने का मकसद ये कि हम ये सारे काम आखिरी लम्हात में क्यों करते हैं, ये सारी चीजें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। पाकिस्तान इंग्लैंड तो ऐसी सीरीज है जिसमें पाकिस्तान को पैसा कमाने का ज्यादा मौका है, बड़ी सीरीज है, लेकिन अगर इंग्लैंड में वो सीरीज अभी तक नहीं बिकी, बल्कि एक अखबार में मैंने तो ये भी पढ़ा कि ये जो अभी राइट्स बिके इनकी मालियत भी काफी कम है। पीसीबी का जो मीडिया रिलीज था वो कह रहे हैं कि मालियत दुगनी में हमने बेचा है। तो ये जो आदादो शुमार का हेर फेर है इसमें हम लोग फंस के रह गए हैं। पता नहीं हकीकत क्या है, ये तो फिर वक्त ही बताएगा कि इसमें हकायक क्या है। मेरे कायमा कमेटी में बताएंगे जाके, जब वो वहाँ पे सवाल उठेगा ना, फिर वहीं पे जब पार्लियामेंटेरियंस बुलाएंगे तो वहाँ पर ये फिर आदाद का गोरख धंधा आदाद शुमार का यहाँ पर खुलेगा, कितने में बिकी है कितने में नहीं बिकी है। लेकिन ये बात ठीक है भट्टी साहब ने जो कहा है ना कि क्रिकेट बोर्ड ने जो जारी की थी उन्होंने ये कहा था कि हमने दुगनी कीमत पर किए हैं, और जो रिपोर्ट का हवाला किया है भट्टी साहब ने उसके मुताबिक वो वैल्यू वो नहीं है जो होनी चाहिए थी। वो तो खैर काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जो पीसीबी की जानिब से कुछ और हैं, हक़ाइक़ कुछ और हैं। प्लेयर्स की इंजरी की भी बात की जाए तो पीसीबी की तरफ से तो यही अपडेट्स हैं कि वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्लेयर्स अभी तक इंजरी का शिकार हैं। भट्टी साहब, क्योंकि आपके साथ स्क्वाड पर गुफ्तगू नहीं हुई है और ऐसा हो नहीं सकता कि आप शामिल हों और मैं हमारा जो स्क्वाड जो कि अनाउंस्ड है उसके ऊपर बात ना करूं। सरफराज अहमद की मैंने अभी हाफिज साहब से ही बात की कि आपने उन्हें शामिल तो कर लिया लेकिन आपने उन्हें मौका नहीं दिया और मौका देने के आसार भी नज़र नहीं आ रहे हैं। रिजवान बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं नो डाउट, लेकिन क्यों ऐसा होता है कि हम बस लोगों को घुसा देते हैं अंदर और उसके बाद हम उनकी प्रेजेंस को जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं? देखिए ये हमारी क्रिकेट का अलमिया है कि बाज लोगों के लिए हमने कोई मयार रखा हुआ है और कुछ लोगों को परखने के लिए हमारे पैमाने कुछ और हैं। अब सरफराज अहमद की मिसाल ले लें। सरफराज अहमद ने जब न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची में 2 टेस्ट हुए थे, कमबैक किया, आखिरी टेस्ट मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रहे और प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। 3 50s उन्होंने बनाई, 1 सेंचुरी उन्होंने स्कोर की। लेकिन उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया गए, एक टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस पर सरफराज अहमद को टीम से बाहर कर दिया गया। बल्कि इसी पाकिस्तान टीम में बहुत सारे प्लेयर्स हैं 5-5 6-6 मैचों में नाकाम हो गए लेकिन उनको मौके दिए जाते हैं। तो ये आज नहीं, ये माजी में भी ये होता रहा है। ये पाकिस्तान क्रिकेट में एक अजीबोगरीब साइकी है कि कुछ लोगों के लिए हमने कुछ स्टैंडर्ड रखे हुए, कुछ के लिए कोई और स्टैंडर्ड रखे हुए। अब देखें ना,
आज जो दुनिया बात कर रही है कि पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग में बहुत बड़ी लेगेसी थी। मरहूम अब्दुल कादिर को ले लें, इकबाल कासिम ले लें, इंतखाब आलम, दानिश कनेरिया, सकलैन मुश्ताक, मुश्ताक अहमद। हमारे पास एक क्वालिटी स्पिनर नहीं है। अबरार अहमद को हम ट्रेवल करवा रहे हैं, सुना वो बहुत अच्छी चाय बनाते हैं प्लेयर्स के लिए चाय बहुत अच्छी बनाते हैं। तो अबरार अहमद बगैर खेले टीम के साथ ट्रेवल कर रहे हैं। भाई अगर अबरार अहमद में दमखम नहीं है तो आप एक मैच खेल के उनको हमेशा के लिए बाहर कर दें। ये मेहरान मुमताज, फैसल अकरम या दूसरे जो यंगस्टर हैं, इनको कब मौका मिलेगा? तो हमारे यहाँ मेरे ख्याल में स्पिन बॉलिंग का जो हमारा एक बहुत बड़ा हमारी तारीख थी, आज हमारे पास वो स्पिनर नहीं है। अगर हम इंग्लैंड की बात करें जिसमें अक्टूबर में पाकिस्तान आना है, इस बॉलिंग अटैक के साथ इन पिचेस पर मेरा नहीं ख्याल हम इंग्लैंड को हरा सके। मुझे याद है जो 1.5-2 साल पहले जब इंग्लैंड आई थी, इस पिंडी टेस्ट मैच में पहले ही दिन इंग्लैंड ने 501 रन बना लिए थे। तो इंग्लैंड तो दूसरी क्वालिटी की क्रिकेट खेलती है, लिहाजा हमें अच्छे स्पिनर ढूंढना पड़ेंगे। लेकिन अबरार की उस वक्त भी अच्छी कारकर्दगी रही थी। अबरार ने उस वक्त भी कोशिश की थी। आज हाँ, क्योंकि हमने अभी इस टेस्ट में तो अबरार को हम लेकर ही नहीं गए हैं, हमने शामिल करने के बाद उन्हें बाहर कर दिया। इसके बाद सेकंड जब सडनली जब इंग्लैंड के साथ हमारा होगा तो हम किस बेस पर फिर अबरार को वहां पर लेके जाएंगे? टेस्ट तो हमने खिलाया ही नहीं इससे पहले। इतने लंबे गैप के बाद तो खिलाड़ी में वो पोटेंशियल ही बाकी नहीं रहेगी। अब अबरार खेल रहे हैं पाकिस्तान शाहीन्स की तरफ से बांग्लादेश ये के खिलाफ इस्लामाबाद क्लब में। आज का मुझे नहीं पता, कल उन्होंने 1 विकेट हासिल की थी। तो अबरार अहमद अगर उस क्वालिटी के स्पिनर नहीं है तो किसी और को तो मौका दिया जाए, चेक तो किया जाए कि हमारे पास जो इतनी बड़ी हमारे स्पिनर्स की हिस्ट्री थी, जिन्होंने सकलैन मुश्ताक, दूसरा जो थे उसके मूजिद थे मुश्ताक अहमद, 92 वर्ल्ड कप पाकिस्तान को जितवा दिया, इकबाल कासिम बेंगलोर टेस्ट, तौसीफ अहमद, इंतखाब आलम 125 टेस्ट विकेटें, दानिश कनेरिया 200 से ज्यादा टेस्ट विकेटें। आज वो हमारे पास कहाँ है स्पिनर्स? वो जो ऑस्ट्रेलियन सिस्टम हम लाने की बात कर रहे थे, अब तो मेरा ख्याल हमारा अपना सिस्टम ही कहीं खो गया इन लफ्जों के हेर फेर में। तो ऑस्ट्रेलियन सिस्टम लाने वाले तो अब वैसे रहे भी नहीं। तो ऑस्ट्रेलियन सिस्टम तो क्या, हमारा अपना सिस्टम भी हमें कहीं नजर नहीं आ रहा। क्लब क्रिकेट नहीं हो रही। जो अब हमने 131 फर्स्ट क्लास मैच करवाने का ऐलान किया है जो सीजन शुरू होने वाला है, और जो पेंटेंगुलर टूर्नामेंट जिसको चैंपियंस कप का नाम दिया गया है, जो फर्स्ट क्लास टीमों का होगा, वो अगले साल मई और जून में होगा। अब आप देखें कि इस साल मई और जून में सूरज सवानेजे पे था, इतनी सख्त गर्मी थी, तो भाई अब फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट मई जून में करा कर क्या हासिल कर लेंगे? तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो लोग बैठे हुए इक्तदार पर, वो जो फैसले कर रहे हैं उन पर नजरसानी तो करें। मेरा ख्याल में अगर हमने सिर्फ इसलिए तब्दीलियां करते रहे कि भाई हमारी क्रिकेट इससे बेहतर हो जाएगी, तो क्वांटिटी से बेहतर नहीं होगी, क्वालिटी क्रिकेट होनी चाहिए, चाहे थोड़ी क्रिकेट हम करवाएं। अच्छा, जैसे भट्टी साहब ने जिक्र किया, भट्टी साहब आपने इंग्लैंड का जिक्र किया ना, तो आपने स्पिन बॉलिंग का पाकिस्तान की एक शानदार तारीख है उसका भी हवाला दिया है। इंग्लैंड के साथ टेस्ट मैचेस में उनके पास 2 स्पिनर्स उन्होंने खिला रहे हैं, मतलब उनके पास राइट आर्म लेग स्पिनर को भी उन्होंने रेहान की सूरत में, और सुहेब बशीर जो हैं वो उनके ऑफ स्पिनर की हैसियत से खेलते हैं। पाकिस्तान में जिसकी इतनी शानदार तारीख है स्पिन बॉलिंग के एतबार से, आपने जिक्र किया जैसे कि फैसल अकरम का या मेहरान मुमताज़ का, देखें जो रमीज़ हैं जिन्होंने जो हमारा पिछला सीज़न है उसमें आउट किए, या जिस तरह आपने अब्दुल कादिर साहब का जिक्र किया, उनके साहबजादे उस्मान कादिर ने 30-35 विकेटें ली जो ग्रेड 2 जहाँ पर हो रही थी उसमें। तो ये सारे के सारे लोग तो इनकी नज़र में नहीं है, और जो उनके साथ हैं स्क्वाड में उसको भी वो खिला नहीं रहे हैं, तो बाकियों को कैसे मौका मिल जाएगा? तो ये सवालिया निशान ज़रूर है, भट्टी साहब ने बिल्कुल ज़रूर उठाया। और ये जो इंग्लैंड में अभी तक किसी ने बिड नहीं किया है, एक तो वक्त बहुत कम बच जाता है, और फिर इसका मतलब यह है कि क्या दुनिया की टॉप टीम्स अगर कभी हों तो उनको उनके हवाले से आपको कभी ऐसी खबर नहीं मिलेगी। तो ये लम्हा फिक्रिया है इस क्रिकेट को देखते हुए, और ये जो जितनी भी फैसला साजी है, मतलब आपने जून जुलाई अगस्त में जाके करवाना है 4 डे, वो उसको लेके जाएंगे मेरा ख्याल एबटाबाद वाली साइड पे। 11 महीने हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट होगी हाफिज साहब। हाँ जी, 11 महीने, बीच में गैप्स भी हैं, लेकिन 11 महीने तो बहुत बड़ा अरसा है। भट्टी साहब 2-2 3-3 दिन का वक्फा भी है किसी टूर्नामेंट में, और जिस तरह से आपने भी जिक्र किया है ना, ये इनकी तारीख थी कि 1 को इन्होंने शुरू करना है, 1 सितंबर को, और अब उसके बारे में ये भी इत्तलात है कि शायद कुछ ताखीर हो जाए।
और अगर वो ताख़ीर होती है तो उसकी जो आखिरी तारीख थी अगले बरस में जिसका आपने हवाला दिया वो 5 अगस्त है। अगर 1 सितंबर को शुरू होता है और अगर 1 सितंबर को शुरू नहीं हो पाता तो वो उसका मतलब ये है कि अगर 20 अगस्त को ख़त्म होता है या 22 को तो होता है तो 1 सितंबर को 25 को फिर अगला सीज़न शुरू हो जाएगा। क्या बात है। और इस दौरान हमारी जो है वो कंस्ट्रक्शंस की रेनोवेशन भी जारी है। इस दौरान हमारे बाकी सारे इवेंट्स भी बीच में होने हैं। इंटरनेशनल टीम्स ने चैंपियंस ट्रॉफी भी है, PSL भी है, सारी इंटरनेशनल क्रिकेट भी है, सबका सब है और अपनी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसके भी सारे के सारे मैचेस हैं। बटी साहब हमारे पास इसकी फैसिलिटीज हो ना हो, स्टेडियम हो ना हो, दिल हमारा बहुत बड़ा है। जी बट इसमें कोई शक नहीं। मेरा ख्याल इसीलिए मिर्जा गालिब आज से कई सौ साल पहले कहकर चले गए थे कि होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। जी भट्टी साहब आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि इतना लंबा डोमेस्टिक सीजन करवाने से बेहतर था सीजन को थोड़ा छोटा कर देते। अब देखें ना, इंग्लैंड में 3.5 पौने 4 महीने का सीजन होता है, ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे ही 4 महीने में सीजन सिमट जाता है। हमें आज तक ये नहीं पता चला कि इंडिया में क्या फॉर्मेट है। वहाँ रणजी ट्रॉफी होती है, ईरानी ट्रॉफी होती है, लेकिन हमें इतना पता है कि इंडिया की टीम वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल खेली, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीती, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेली। तो दुनिया की टीमें जो हैं वो ऊपर जा रही हैं। हम आज तक अपने सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर सके। हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हमारे यहाँ कौन सा सिस्टम जो है वो आगे जाएगा या कौन सा सिस्टम पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर लेके जा सकता है। तो बस एक तमाशा लगा हुआ है मेरे ख्याल में। अब कहीं ना कहीं हमें PCB के आइन में ऐसी भी प्रोविजन लाने की जरूरत है कि जो भी फैसले हो जाते हैं अगला चेयरमैन उनको तब्दील ना करे। हमारे यहाँ ये भी रिवायत है कि एक चेयरमैन एक फैसला करके जाता है, अगला चेयरमैन जब आता है तो वो फैसले तब्दील हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में इस बारे में भी अगर आइन में कोई कानून बन जाए कि भाई इस वक्त जो फैसले हो रहे हैं वो कम से कम 5 साल तो उनके असरात देखें कि 5 साल में उसके नताइज क्या आते हैं, 5 साल बाद उसको हम तब्दील कर दें। लेकिन 5-5 महीने में फैसले तब्दील होना, इससे भी पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंच रहा है। हाफिज साहब, कुछ अरसे पहले लोग कहते थे यार ये हमारी क्रिकेट भी हॉकी और स्क्वाश की तरह नीचे जा रही है। मैं कहता था नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता, हमारी क्रिकेट में तो बहुत दमखम है। लेकिन अब रिसेंटली जिस तरह के हम साने देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, तो अल्लाह ना करे कि ऐसा हो जाए, लेकिन लग ऐसे रहा है कि मुसलसल डिक्लाइन की तरफ जाते जाते कहीं हम बहुत नीचे ना चले जाएं स्क्वाश और हॉकी की तरह, फिर क्रिकेट को भी देखने वाले कम पड़ जाएं और अब हम ग्राउंड में तमाशाई भी फ्री में बुलवा रहे हैं। तो इसका मकसद है कि हमने अपनी क्रिकेट को खुद डैमेज किया है। हमने बयानबाजी ज्यादा की है, हमने अमल कम किया है, हमने अच्छे फैसले कम किए। ये आज मोहसिन नकवी की बात नहीं कर रहा, मोहसिन नकवी से पहले जो चेयरमैन थे सब बराबर के जिम्मेदार है, सब ने क्रिकेट को नीचे लाने में थोड़ा थोड़ा अपना रोल प्ले किया। बिल्कुल सही बात है। भट्टी साहब, आपने कहा कि चेयरमैन जो फैसला करके जाएं कम से कम उनकी इम्प्लीमेंटेशन 5 साल तक यकीनी हो। लेकिन अगर फैसले जिस किस्म के ज़का अशरफ साहब करके गए, उसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने उसको बदल दिया, आज जहां मोहसिन नकवी साहब के फैसलों में हमें कहीं ना कहीं कुछ लूप होल्स नज़र आ रहे हैं, तो कैसे मुमकिन है कि आप उन्हीं चीज़ों को जो निस्बतन माजी की हमारी जो क्रिकेट थी, जो एक शानदार हमारी क्रिकेट थी, उसको हम उसके साथ रिलेट करते हुए आज जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे? तो फिर तब्दीली तो होगी, डेफिनेटली चेंज तो आएगा फिर। देखें, इसीलिए मैंने अच्छे फैसले करें और अच्छे मुशीर आप अपने रखें ताकि लोग उस फैसले को तब्दील ना कर सकें। आज देखें, एयर मार्शल नूर खान की लोग क्यों बात करते हैं, हालांकि वो नॉन क्रिकेटर थे, बेसिकली उनका ताल्लुक तो एयरफोर्स से था। मैं उस दिन जिस दिन अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता, मैं अपने चैनल पर प्रोग्राम कर रहा था, तो अयाज महमूद पाकिस्तान हॉकी टीम के फॉर्मर प्लेयर ओलंपियन आए। मैंने उनसे पूछा कि 1984 में जब पाकिस्तान ने लॉस एंजलिस में गोल्ड मेडल जीता तो पाकिस्तान की हॉकी टीम को इनाम में क्या मिला। उन्होंने कहा कि एक तो हमें हुकूमत ने इस्लामाबाद में प्लॉट दिया था और एयर मार्शल नूर खान साहब ने अपनी जेब से पूरी पाकिस्तान हॉकी टीम को 25-25 हजार रुपए दिए। तो मतलब इस किस्म के एडमिनिस्ट्रेटर आज पाकिस्तान क्रिकेट में हमें नजर नहीं आ रहे। ये देखिए, जिस तरह भट्टी साहब ने एयर मार्शल नूर खान साहब का जिक्र किया है, और 80s में ही शुरू में नूर खान साहब ने भी पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के साथ मुलाकात की थी कि क्रिकेट कैसे बेहतर हो सकती है।
वो तस्वीर भी उसमें बहुत पाकिस्तान के नामी ग्रामी नुमाया करैक्टर्स माजिद खान साहब, अनीक मोहम्मद साहब, इकबाल कासिम, तौसीफ़ अहमद, अज़हर ख़ान, मरहूम अली ज़िया, मरहूम अब्दुल क़ादिर और भी बहुत सारे, तस्लीम आरिफ भी मेरा ख्याल थे उस मीटिंग में, जलालुद्दीन साहब भी मेरा ख्याल उस मीटिंग में थे। काफ़ी सारे करैक्टर्स के साथ उन्होंने मीटिंग की थी। और जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेटर्स की बात की है ना भट्टी साहब ने, जहांगीर खान और जानशर खान का दौर था, और जब ये पाकिस्तान का स्क्वॉश ऊपर थी पाकिस्तान की, तो वो जहांगीर साहब से पूछा तो वो कहते हैं कि वो हमें किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती थी। वो बताते हैं कि जहांगीर तुम्हारा कल का ट्रैवल कहाँ पे है, उधर को निकलो, बाकी सारे काम हम खुद कर लेंगे। तो ये जो अगर नॉन क्रिकेटर या कोई ऐसा बंदा जो आए, उसको कम से कम ये समझ बूझ होनी चाहिए फैसलों की कि उसने क्या फ़ैसले करने हैं, खेल कैसे ऊपर जा सकता है। अब जैसे कराची के टेस्ट मैच का भट्टी साहब ने हवाला दिया है कि एक दिन ये खबर आई कि टेस्ट मैच शायकीन के बगैर होगा, बिल्कुल। फिर ये खबर आती है कि टेस्ट मैच ही जो है वो पिंडी चला जाता है, ठीक है। तो इस किस्म के जब फैसले होते हैं तो फिर उससे नुकसान होता है। आपकी स्टेबिलिटी का होना और आपकी सोच में तसलसल का होना, इस्तेहकाम का होना बहुत ज़रूरी है। और आप फैसला करने से पहले ये सोचें कि जिनके कहने पर आप फैसले कर रहे हैं, पिछले 5 साल में उनके कहने पर जो फैसले हुए हैं, क्या वो ठीक थे या नहीं थे। तो अगर उनके वो 5 साल वाले फैसले ठीक नहीं हुए और आप दोबारा उन्हीं के पास, भट्टी साहब की मौजूदगी में फिर वो मेरे शेर में बीमार हुए, जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं, मीर के सादा है। तो ये जिन्होंने 5 साल में जो फैसले किए उन्हीं से दोबारा दवा ले रहे हैं कि ऐसी बीमार है। चले मीर तो सादा थे, गुजारा हो गया, लेकिन अब इतनी सादगी हमें बर्दाश्त नहीं है। जिस तरह से हाफिज साहब ने कहा कि मजदूर पहले भी वहाँ पर मौजूद थे, अभी भी मौजूद थे, तमाम फैसले जो हैं वो थोड़ा सा ज़रा ठीक है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है क्रिकेट का, मगर हमें बेहतर फैसले करने की ज़रूरत है। भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर अ टाइम एंड इट वाज इनक्रेडिबल टाइम विद यू। एक बार भट्टी साहब से मुलाकात हुई है, मसरूफ़ होते हैं बहुत ज़्यादा, जिस तरह से क्रिकेट हो रही है तो वो ज़रा गुफ्तगू बीच में रह जाती है। हाफिज़ साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और इसी के साथ मुझे हाफिज़ साहब को इजाज़त दीजिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होती है कल और हम लोग यकीनन अच्छी गुफ्तगू करेंगे टेस्ट के हवाले से, और पाकिस्तान जिस तरह से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बांग्लादेश के लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं। लेट्स सी व्हाट आर द रिजल्ट्स। तो तब तक के लिए हाफिज़ साहब और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।